प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ का 10th क्लास का ये 5वां दिन है और ये 5वां दिन में मैं 41 से लेकर के 50 तक कम से कम सवाल बताऊंगा। तो जैसे कि हम लोग पिछले 4 क्लास में देख चुके हैं हम लोग कि हम लोगों के पास जो है शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और वो वीडियो के मार्फत से आप लोगों को मिल रहा है। और आखिरी में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बेसिक चीज़ है। हम लोग सिलेबस का चर्चा पहले भी कर चुके हैं। एक बार मैं और बता दूं कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 डिस्क्रिप्टिव, इस 50 में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन में यानी 50 का जवाब देना है और प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स होगा तो 50 मार्क्स। इसी प्रकार ये डिस्क्रिप्टिव 2 भागों में बढ़ जाएगा, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से कोई 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 2 तो 30। और इधर रहेगा कुल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से कोई 4 का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 5 नंबर रहेंगे तो कुल हो गया 20। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो 30 और 20 50, 50 100। तो इस तरह से 100 प्रश्न का जो है स्थिति रहता है। अब हम लोग आज के क्लास में जो 41 नंबर सवाल है उस पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो वो है त्रिकोणमिति से कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में साइन B बराबर साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2। ये हम लोग को सिद्ध करना, दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो बहुत ही सरल है, बड़ा ही आसान इसका उत्तर होगा। वो ये है कि हम लोग देखें कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग इसको फॉलो करें कि A को अलग कर लेना है, B और एक C को साथ रखना है। तो क्या कर सकते हैं, B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A। अब दोनों ओर 2 से भाग देने पर तो कोण B प्लस C/2 और 180 माइनस A/। जब हम लोग मैथ में दोनों ओर अगर करते हैं तो इससे हमारे जो है मैथ मतलब कि बनाने की प्रक्रिया ये अलग होती है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके रिजल्ट में। तो इस तरह से किया जा सकता है। अब क्या करें, तो दोनों ओर फिर से, अब दोनों ओर साइन से गुना करने पर, अब अगर दोनों ओर साइन से गुना करते हैं तो क्या आता है कि साइन B प्लस C/2, इधर साइन 180 माइनस A/। इस तरह से अब क्या करें हम लोग, साइन B प्लस C तो रखें और इधर भी साइन रखें और ये दोनों के लिए रखें, 180/2 और A/2। इधर फिर आ जाए साइन B प्लस C/2, ये 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस A/2। तो साइन B प्लस C/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा की जगह A/2। यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2।
2। तो ये था प्रश्न संख्या 41। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की ओर, तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 इंटू B बराबर 2 इंटू A प्लस B, कोण A प्लस कोण B, ये सवाल है। अब हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। तो हम लोग तीनों कोणों का मान ज्ञात कैसे करेंगे वो ध्यान रखते हैं। यहाँ से आते हैं, चूँकि कोण C बराबर कोण 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये तो प्रश्न में ही ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग इसी चीज़ को लेके बढ़ते हैं। 2 को इस पार लेके आ गए तो कोण C/2 बराबर A प्लस कोण B। अब हम जानते हैं, क्या जान रहे हैं, जानते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कोण A प्लस कोण B के जगह पर क्या लिखा हुआ है, कोण C/2, यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, प्लस कोण C जो पहले से है ही बराबर 180। अब एलसीएम ले लें 2, तो कोण C प्लस कोण 2C बराबर 180। तो 3 इंटू कोण C बराबर 180 गुने 2, 6×18, तो कोण C बराबर 120 डिग्री। तो इस तरह से कोण C बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। चूँकि पुनः प्रश्न से क्या कि कोण C बराबर 3 इंटू कोण B, ये भी तो है ना, C बराबर 3 इंटू कोण B, तो C का वैल्यू कितना निकला, 120 बराबर 3 इंटू कोण B 40। तो कोण B बराबर क्या हो गया, 40 डिग्री। तो B आ गया, C आ गया। अब हम लोगों को बारी किसकी है, A की। तो बड़ा आसान है अब। तो चूँकि फिर से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। अब सब जो वैल्यू आ गया उसको लिखना है, B के जगह 40, C के जगह 120 इक्वल टू 180। अब क्या होगा, कोण A बराबर 160 बराबर 180, कोण A बराबर 180 माइनस 160 यानी 20, अतः कोण A बराबर 20 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोण A बराबर 20 डिग्री, अतः कोण A बराबर 20 डिग्री, कोण B बराबर 40 डिग्री, कोण C बराबर 120 डिग्री। तो चूँकि हम लोगों को सजेशन क्लास में समय को भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको सवाल तो ज़रूर बता रहा हूँ, डिटेल भी करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहना है सीखने के प्रति। अगर ये ऑफलाइन क्लासेस होती तो आप डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकते थे और मैं और ज़्यादा डिटेल बता भी सकता था, और विशेषकर अगर ये रेगुलर क्लास होता तो निश्चित रूप से मैं उतना ही डिटेल बताता, एक एक बात को मैं तोड़ के बताता। लेकिन चूँकि ये सजेशन क्लास है, इसमें हम लोगों को अगले 90 दिन में ही बेहतर करना है, तो इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखें। ये नहीं कि मैं डिटेल नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ध्यान आपको ज़्यादा देना है। फिर से एक बार कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 इंटू B इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। तो चूँकि कोण C बराबर 2 इंटू कोण A प्लस B, तो ये 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग। तो A प्लस B इक्वल टू कोण C/2। हम जानते हैं क्या
कि ABC में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो 180। अब ये देख लेते हैं कि A प्लस बी बराबर हम लोगों ने क्या लिया, C/2, तो यहाँ A प्लस बी के जगह C/2। C के विषय में कुछ नहीं दिया हुआ तो उसे ही लिखना है, C इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेकर के, तो हम लोग को C आ रहा है कितना, 120 डिग्री। अब फिर प्रश्न पर आते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह क्या रखा है, 120। 3 इंटू कोण B 40 थी, 120, B बराबर क्या निकल गया, 40 डिग्री। जब हम लोग के पास B आ गया, C आ गया, तो A निकालना सरल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, A छोड़ दिया, B 40, C 120, इस तरह से सॉल्व किया तो 20 डिग्री। अतः त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 20, B बराबर 40 और C बराबर 120 डिग्री है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 है। तो अब ध्यान देना है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अब ध्यान देना है यहाँ से कि दो धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है, लेकिन ये क्रमागत नहीं दिया है, सॉरी मैंने लिखना यहाँ छोड़ दिया है, क्रमागत, दो क्रमागत। अब सही है, तो प्रश्न से लिखेंगे, माना कि ये सॉल्यूशन है, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x। तो प्रश्न से अब यहाँ आ जाएगा, प्रश्न से, चूँकि प्रश्न कह रहा है कि क्रमागत, तो द्वितीय क्या हो जाएगा इसके नेक्स्ट बाद, यानी x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग, तो पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न ही कह रहा है ये, तो x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितने हो गए, 365। तो अब इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। मैं तो कह रहा हूँ इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, माइनस इक्वल टू 0। इसको इस पर लेके आ गया तो प्लस था तो माइनस। अब x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, ये 2x हो गया, एक इसमें से घटेगा तो 364 इक्वल टू 0। इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 18 दूनी 36, 2 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड के रूप में ले जाना है कि 82 है ना, 182 सॉरी, तो 182 के जोड़ने और घटाने पर, तो 182 का अगर आधा करते हैं तो 92, लेकिन ऐसा नहीं है, 13 सत्ते 91, 14 और 13 ना, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। और कॉमन क्या लेंगे इसमें, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 14 और 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। 13 13 169,
और फिर एक साथ, ठीक। और x माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स बराबर माइनस 14। ये अमान्य होगा और अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 13, द्वितीय संख्या बराबर x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 यानी 14। तो इस तरह से कि हम लोग देख सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा 43 का, ये भी 2 मार्क्स के लिए है ना, 2 मार्क्स। ये सभी इससे पहले वाला भी जो मैंने बताया वो भी 2 मार्क्स के लिए ही था। 43। अगला बात करते हैं 44। ये मिसलेनियस में बता रहा हूँ कि मेंसुरेशन मतलब पूरा सेट्स मैंने तैयार किया है। कुल प्रयास करूँगा कि 100-150 प्रश्न मैं आप लोगों के बीच रखूँ, और इसमें घबराने की बात नहीं है कि इतने प्रश्न को सॉल्व करना नहीं। आप सिर्फ पैटर्न देखते जाओ कि कितना आसान प्रश्न परीक्षा में रह सकता है। और मैं आपको निश्चित रूप से इस विषय पर आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फोकस करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से 400 प्लस तो ज़रूर होना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि वर्ग 13 सेंटीमीटर का हो। यदि वर्ग 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, और यदि कर्ण होना चाहिए ना, कर्ण अगर 13 सेंटीमीटर होता है तो अन्य का भुजा ज्ञात करना है ना, करनी है। कि प्रश्न को मैं लिख दूं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो भुजाएं ज्ञात करें। तो जो सवाल कह रहा है वो पूरा करना है ना। तो क्या, तो सबसे पहले कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, तो आधार को बेस बनाया गया। तो सॉल्यूशन है कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। प्रश्न से ना, प्रश्न से ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7, चूँकि 7 सेंटीमीटर क्या है, कम। और पुनः प्रश्न से क्या होगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण इक्वल टू कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने लिखा है यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मान लिए x, तो उससे 7 सेंटीमीटर कम क्या हो गया, ऊंचाई। और कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ये हम लोग तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण क्या है, 13 का स्क्वायर, आधार क्या है तो x स्क्वायर, ऊंचाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 13 169,
एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 7 दूनी 14x। तो क्या आया 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये दो इसको उस पर लेके चले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एज इट इज रह गया, 169 प्लस था तो माइनस में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x इसको आपस में घटाएंगे तो माइनस 0 12 4 16, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके भाग हो जाएगा यानी कैंसिल, 0 ही रहेगा, तो ये बराबर 0। अब 60 को हम लोग को फैक्टर करना है कि 7 आना चाहिए, तो 12 पंचे 60, अब 12 में से 5 घटा रहे हैं तो 12 में से 5 घटा तो 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन क्या लेंगे x, तो x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर 12, ये अमान्य होगा। तो अब क्या लिखेंगे कि अतः, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि अतः आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा जटिल दिख रहा होगा लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये सिर्फ बहुत आसान है, स्टेप बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि अब स्टेप बढ़ रहा है तो बहुत भास्ट होगा, इसको कैसे बनाएंगे, ये तो बड़ा जटिल है, ऐसा नहीं सोचना है। आप सिर्फ देखो ना, करना क्या था कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लिया, ऊंचाई कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो कम लिख दिया, और कर्ण कितना है तो 13, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते ही हैं पाइथागोरीय त्रिक की कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, बस कर्ण के जगह 13 का स्क्वायर, आधार के जगह एक्स स्क्वायर और ऊंचाई की जगह x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको बस सिर्फ सॉल्व कर लेना है। तो आप एकदम सरल है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, जोड़ घटा गुने भाग है। सवाल बस इतना ही है कि समझ लेना है कि क्या करना है, बस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल है, प्रश्न 44 हो चुका है। अगला एक बहुत ही सरल सवाल है, वो ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 45 होगा कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो हम लोगों को इसमें करना है विविध कर निकालना है। तो a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3, विविध कर यानी d। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर, 4 गुने 3 गुने 1/3, ये 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या हो गया 0, यही निकालना है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो ये कितना सरल है कि मात्र जो है ये दिया हुआ ही था और ये 2 से 3 लाइन में बन गए। तो ये परेशान होने की चीज़ नहीं है कि कौन कितना स्टेप में बन रहा है, ये है कि सरल कौन कितना है, स्टेप हो गया तो हो गया। तो ये प्रश्न संख्या 45 के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो एपी से संबंधित है 46,
कि एपी में 7, 13, 19 और लास्ट में 205 में कितने पद हैं। तो ये भी मेरे विचार से सरल है, आप एकदम ध्यान दें। ये बेसिक क्लास नहीं है, नहीं तो मैं और भी डिटेल से आप लोगों को बताता, लेकिन आने वाले दिन में भी जब बेसिक क्लास मिलेगा ऑनलाइन तो आपको मैं हर एक फार्मूला को बड़ा ही डिटेल से बताऊंगा। और मेरा दावा है कि आप बहुत ही जो मैथ के साथ आप दूरी बना रहे हैं, डर है, वो डर समाप्त हो जाएगा। तो अगला सवाल है क्या कि 7, 13, 19 एपी में है 7, 13, 19 ... 205। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कितने एपी हैं, मतलब इतना तक पहुंचने में कितने एपी हैं, एन क्या है। तो ए बराबर 7, डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। अब है क्या कि एनवा पद भी दे दिया 205 और एन निकालना है। तो हम लोग इसको बेसिक फार्मूला पे भी रख सकते हैं या इसको फार्मूला को एक नया तरीके से भी रख सकते हैं क्या। तो चूंकि हम लोग बेसिक क्या जान रहे हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह क्या रखना है 205, ए की जगह क्या रखना है 7, एन नहीं मालूम तो छोड़ देते हैं, डी कितने क्या रखना है भाई 6। तो 205 में से ये 7 को घटा देते हैं और इधर हो गया क्या n माइनस 1 इंटू 6। ये घट के कितना हो जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 से कटना है, 6 18, 19 6 18, तो 66 बराबर माइनस 1 को इस पर लेके आ जाना है तो 1 इक्वल टू n यानी n इक्वल टू 67। तो इस तरह से n का मान निकल गया। लेकिन चाहे तुम लोग इसको इस फार्मूला को इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं ये और बता रहा हूँ, ये तो बन चुका है कि डायरेक्ट n बराबर an माइनस ए बाई डी प्लस 1 डायरेक्ट उसी को फार्मूला को, मतलब इसी को अगर हम लोग डिटेल में लेके गए तो फार्मूला हो गया। अब एन की जगह कितना है 205, ए कितना है 7, डी कितना है 6 प्लस 1। बात वही हो रहा है 198/6 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करें 6 18, ओहो 6 18 ना 3 3, सॉरी अब ये ब्लंडर होता। तो इस तरह से 34 इसका उत्तर होगा ना। तो 6 18 और 6 18 33 और 1 34 ये आंसर होगा। तो ये अपने ऊपर है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 47 भी एपी से रिलेटेड है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, तो फिर वही है 2 मार्क्स के लिए ये भी है। प्रश्न संख्या 47। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का प्रथम 15 गुणज का मतलब हो गया कि 8 का पहरा टेबल पर है। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, इस तरह से 15। तो एपी में है तो सबसे पहले 8 16 इस तरह से चला जाए। कितना तक कह रहा है प्रथम 15 गुणज यानी 15 बार। तो प्रश्न से एपी ए बराबर कितने हो गए 8, डी बराबर कितने हो गए 16 माइनस 8 यानी 8। जो गुणज होता है वही उसका डिफरेंस भी होता है। अगर कहते 6 का गुणज तो 6, 3 का गुणज तो डी क्या हो गया 3, और n कितना कह रहा है कि 15 बार लेना है। तो इसका क्या निकालना हम लोग को 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी S15 ज्ञात करता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। चूँकि Sn का फॉर्मूला को पहले देखें कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग के पास क्या क्या है
N है, A है, N है और D भी है। हो गया, तो बड़ा आसानी से बना लेंगे। N कितने हैं? 15/2। 2 A कितना है? 8 प्लस 15 माइनस 1 और इंटू 8, D भी 8 है, तो इधर हो गए 15/2, इधर हो गए 16, इधर 14 गुने 8, तो फिर क्या होगा? 15/2, इधर हो गया 16 और 14 8, 8 चौके 32 और इधर हो गया 80 और 80 और 32, 2 और 3 11, 112। 15/2 तो 128, तो 15 गुने 64। इसको सॉल्व करें, मैंने बताया था कि रफ करना है बगल में ही, तो क्या होगा? 64 गुने 15, रफ लिख देना है पेज में और उसको रफ भी करना है। तो 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 960। तो इस तरह से आंसर हो गया 960, 47 का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, वो है प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है ABC और DEF समरूप है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, EF दिया हुआ है, BC निकालना है। तो हम लोग देखें क्या क्या है। जो पहले है उसको देखते हैं। त्रिभुज प्रश्न से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और क्या है कि ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये सब प्रश्न कह रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है 121। अब है कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो निकालना ये है कि BC बराबर वाट। हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा समझ भी लें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, चूँकि ये क्षेत्रफल बड़ा है तो बड़ा होगा साइज में, भले ही ये समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो ये DEF। अब कह रहा है कि अगर EF यानी ये 15.4, तो ये क्या? बड़ा सरल है। हम लोग ऐसा प्रमेय सिद्ध किए होंगे रेगुलर क्लास में, क्या कि चूँकि हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। अब बस ये हम लोग पढ़े थे, प्रमेय है कि किसी दो त्रिभुज जो समरूप होते हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत, तो जैसे AB के संगत D का स्क्वायर बराबर BC के संगत EF और AC के संगत DF का स्क्वायर के संगत भुजाओं के। तो एक्चुअल में है क्या कि BC दिया हुआ है और BC निकालना है, EF दिया, तो ये दोनों रिलेशन है, इस सबसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ रखें त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की जगह क्या रखें 64 और DEF की जगह क्या रखें 121।
BC के जगह क्या रखें, 15.4 का स्क्वायर कह रहा है। ये मेरे ख्याल से 15.4 का स्क्वायर 15.4 अच्छा स्क्वायर में नहीं दिया है ना, BC का सॉरी EF का दिया ना निकालना। तो BC यूं ही छोड़ दें और EF की जगह 15.4 का स्क्वायर। अब क्या करें, अल्टरनेट कर लें। कैसे, तो 64/121 BC बटे 15.4 का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इधर आकर के रूट 64/121 बराबर BC बटा 15.4, 8/11 बराबर BC बटा 15.4। इसको अगर हम लोग देखें तो 1 4 11 चौके 44, ये 20 8 गुना 1.4 बराबर BC, यानी BC बराबर 8 चौके 32, 8 9 10 11, यानी 11.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से कोई बहुत कठिन नहीं है, बस सिर्फ स्क्वायर रूट का झमेला है, हो गया। तो प्रश्न संख्या 48 ये भी 2 मार्क्स के लिए है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 49 और 50 की ओर। तो 49 नंबर जो है वो है तो हम लोगों ने देखा कि 48 प्रश्न हो चुके हैं और ये दोनों 5 नंबर को कैरी करता है। तो 49 नंबर सवाल ये हम लोग देखते हैं जो कि 5 नंबर के लिए। तो वो ये है कि एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो तीसरी भुजा के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा। इसको हम लोग पाइथागोरस के विलोम प्रमेय से भी जानते हैं। तो पाइथागोरस का विलोम प्रमेय कहें या फिर किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, तीसरी भुजा के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, यानी कि ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जब भी कोई प्रमेय सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि दिया हुआ क्या है। तो क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और इसमें एक सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो पहली भुजा के सामने वाला जो कोण है वो कोण समकोण होगा, ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या लिखेंगे कि कोण B बराबर 90 डिग्री। ये अब हम लोग इसके लिए एक रचना करें। रचना क्या करते हैं, तो रचना एक त्रिभुज ले लेते हैं और वो भी समकोण त्रिभुज PQR। तो रचना में क्या किया कि समकोण त्रिभुज PQR लिया जिसमें PQR लिया जिसमें क्या है कि PQ बराबर AB का और QR बराबर BC का, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर नाप का ले लिया। अब प्रमाण में आते हैं। चूंकि त्रिभुज PQR में, और ये भी लिख दें कि कोण Q बराबर 90 डिग्री, तो कोण Q बराबर 90 डिग्री
इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस का विलोम है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, उसी के सहारे से बनाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या सिखाता है कि सबसे बड़ी भुजा का, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। अब इसके नीचे लिखना है आपको, तो पी आर तो ठीक है पी आर स्क्वायर, लेकिन पी क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर, और क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर। इसको लिख भी देते हैं रचना से, रचना से देख लें। तो समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो ये प्रश्न से, ऐसा प्रश्न में। तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि दोनों का LHS जो है, सॉरी RHS जो है वो बराबर है। अगर दोनों का RHS बराबर होता है तो इसका अर्थ है कि LHS भी बराबर होगा। तो मतलब हो गया समीकरण 1 तथा 2 से के पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी पी आर बराबर ए सी, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो अब क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, दोनों में अब तुलना कर लेते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, कहाँ से भाई, तो रचना से। बी सी बराबर क्यू आर, ये भी कहाँ से, तो रचना से। और पी आर ए सी बराबर पी आर, ये कहाँ से आया, तो प्रमाण से। ये हम लोगों ने प्रमाण से सिद्ध किया। तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो एस 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 से क्या हुआ, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी भुजा कोण हर परिस्थिति आपस में बराबर है। अतः कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध हो गया। तो इतना अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है पाइथागोरस, ये बेसिक चीज़ है, पाइथागोरस का विलोम है। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो हम लोगों को 5 नंबर मिलता है। तो आज ये 49 नंबर सवाल था। आज का आखिरी सवाल हम लोग 5 नंबर के लिए ही देखेंगे, वो है क्या, तो थेल्स का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रमाणित करें। या कभी कभी प्रश्न दे देता है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को प्रमाणित करें। थेल्स का विलोम या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को प्रमाणित करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है, तो प्रश्न को पढ़ेंगे, दिया हुआ वहीं से क्लियर होगा। क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ये सिद्ध करना है। थेल्स कहता है कि कोई भी 2 रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करने थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसमें कहा जाता है कि किसी त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर। तो जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये विभाजित कर दिया,
PQ, इसको समान अनुपात में विभाजित कर दिया। तो ये कहता है कि इसके ये समानांतर होगा। थेल्स में कहता है कि ये इसके समानांतर है इसलिए विभाजित किया, इसमें कहता है विभाजित किया तो बताइए कि समानांतर है। तो ये बस अपोजिट कथन है एक दूसरे का। और इसमें भी 5 नंबर है, सॉलिड है। आप इसके लिए जो है आप चाणक्य स्टडी पॉइंट के जो है बेसिक क्लास जो दिया हुआ रेगुलर क्लास, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें 4 प्रमेय को एक साथ बताया गया है एक वीडियो में। आप उसको भी जाकर के एक बार देख सकते हैं कि थेल्स, पाइथागोरस, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। तो खैर यहाँ पर भी देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज, ये भी सजेशन में है, त्रिभुज ABC में AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये दिया हुआ है। AP बटे PB बराबर AQ बटा QC। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि PQ समानांतर BC। रचना क्या किया? तो रचना किया कि PR समानांतर BC समानांतर PR रेखा खींचा। अब प्रमाण में आते हैं। इसी प्रकार से सजा करके बनाना है ताकि वीक्षक को भी अच्छा लगे, वो आकर्षक लगे। और हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना है कि हैंडराइटिंग भी लगभग जो है 10-20 नंबर अपने साथ हमेशा रखता है, तो उसको भी ध्यान रखना। प्रमाण है कि चूँकि BC समानांतर PR रचना से, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय, अब थेल्स प्रमेय में आ जाएंगे कि थेल्स प्रमेय से क्या कि अगर थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये समानांतर है तो क्या हो जाएगा कि AP बटे PB बराबर AR बटे RC, ऐसा थेल्स प्रमेय कहता है। अब क्या करें, दोनों ओर इसके नीचे लिखेंगे, दोनों ओर 1 जोड़ने पर, अंक 1 जोड़ने पर, तो क्या होगा, इसमें एक और लाइन है, चूँकि दोनों ओर 1 जोड़ेंगे तो इसमें नहीं आएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब है कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये समीकरण 2। ये कहाँ से आया? तो प्रश्न से। अब देखते हैं कि दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है कि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर, यानी AR बटे RC बराबर AQ बटे QC। अब दोनों ओर 1 जोड़ने पर, दोनों ओर 1 जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या दिख रहा है? दोनों ओर AR, पहले RC लिख लेते हैं, प्लस RC बराबर QC, तो AQ प्लस QC। अब AR प्लस RC, AR प्लस RC क्या हो जाएगा? AC बटे RC। AQ प्लस QC बराबर क्या हो जाएगा? AC बटे QC, AC बटा QC, ये कैंसिल। तो RC बराबर क्या हो गया? QC, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो जब RC और QC में कोई अंतर ही नहीं है तो इसका अर्थ हो गया कि इसीलिए PR तथा PQ समपाती है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करता है, समपाती है। इसीलिए यदि PR समानांतर BC है रचना से, तो PQ समानांतर भी BC होगा। और अगर आप इतना बना लेते हैं तो आप जो है 5 नंबर के हकदार हो जाएंगे। ये 50 नंबर का क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने देखा कि 41 से 50 नंबर,
इसके अंत में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। आप लोगों को करना यही है कि सारा प्रश्न जो 10-10 का सेट्स दिया जा रहा है उन प्रश्नों को आप देखें, समझें और उसके बाद जो है इसको प्रैक्टिस में लाएं। प्रैक्टिस ला करके फिर इसका सेल्फ टेस्ट दें। सेल्फ टेस्ट देने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट दें और अगले दिन जो है पहले चेक कर लें ऑब्जेक्टिव, जो इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया जाएगा उस चेक करने के बाद आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन का भाव पैदा होगा और आप अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, देखें और आनंद लें। और टारगेट बनाना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फरवरी में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें बेहतर मार्क्स लाना है। और ये मेरे साथ साथ आप भी स्वप्न देखें कि यहाँ पर जो भी चाणक्य स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं वो सभी बेहतर रिजल्ट ला करके अपने भविष्य को, अपने परिवार के आकांक्षाओं को पूरा करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।